वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है WTO। आज का हमारा टॉपिक है WTO के बारे में आज हम पूरी डिटेल से जानकारी यहाँ समझेंगे कि किस तरीके से काम करता है, इसकी कब स्थापना हुई है ना, इसमें कितने देश सम्मिलित हैं है ना, किस देश के ऊपर ये किस तरीके से सहभागिता करता है, क्या क्या इसके फैक्ट हैं, क्या क्या इसके कार्य हैं, है ना। जितनी भी इसकी जानकारी है वो इसके आज के इस लेक्चर में मैं आपको पूरा डिटेल से समझाऊंगा। और साथ में ये भी बताने की कोशिश करूंगा कि अगर ये टॉपिक मेंस में अगर आपसे पूछ लिया जाए, MPPSC मेंस में क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाता है 3 नंबर में या 6 नंबर में या 15 नंबर में, तो आप उसे किस तरीके से लिखेंगे उसके बारे में भी हम आज इस लेक्चर में बात करेंगे। तो इस लेक्चर में आपको ये पूरा लेक्चर देखना है और इसके सारे फैक्टों को बहुत अच्छे से समझना है। जल्दी से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले WTO का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में इसको कहा जाता है विश्व व्यापार संगठन। हिंदी में इसको विश्व व्यापार संगठन कहा जाता है। वर्ल्ड का मतलब होता है विश्व, ट्रेड का मतलब व्यापार और संगठन का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। सबसे पहले जो इसकी स्थापना है वो 1 जनवरी 1995 को हुई थी। 1 जनवरी 1995 1995 को 5 में इसकी स्थापना हुई थी। और स्थापना के साथ इसमें कुछ देश थे, लेकिन वर्तमान में आपको बस इसकी संख्या याद रखनी है। वर्तमान में जो इसके सदस्य देश हैं उनकी संख्या है 166 इसमें देश सम्मिलित हैं। ठीक है। और यह ऐसा संगठन है जो बहुपक्षीय मुद्दों पर बहुत सारे देशों को सहायता देता है और इसी कारण इसको बहुपक्षीय संगठन भी कहा जाता है। ठीक है। आगे हम बात करते हैं कि इसका मुख्य कार्य क्या है ना। इसकी स्थापना हो गई, सदस्य हो गए। सदस्य का मतलब ये है कि जब इस संगठन की किसी भी प्रकार से कोई भी समिति बैठती है या कोई भी कॉन्फ्रेंस होता है तो उसमें उतने देश पहुंचते हैं और उसमें जो भी निर्णय लिया जाता है वो निर्णय सभी देशों को फॉलो करना पड़ता है। या उसमें कोई भी प्रकार का दंड दिया जाता है तो वो दंड उन देशों को भुगतना पड़ता है। या किसी प्रकार का फायदा मिलता है तो वो भी उन्हीं देशों को मिलता है। या किसी प्रकार की सब्सिडी मिलती है तो वो भी उन देशों को मिलती है। तो कहने का अर्थ ये है कि इस संगठन में अगर कोई भी वार्ता होती है, कुछ भी होता है, तो उसका पूरा जो श्रेय है वो इन्हीं देशों को जाता है, क्योंकि यह WTO के क्या है, मेंबर हैं या सदस्य हैं। तो 166 इनकी संख्या है, बस आपको संख्या याद रखना है। अब ये करता क्या है, मुख्य चीज है कार्य। तो कार्य आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। सबसे पहले इसका जो कार्य है मुख्य तौर पर वो ये है कि विश्व में इस संगठन के जितने देश हैं उनकी वस्तु और जो सेवा है उसका निष्पक्ष व्यापार करना। उसका क्या कराना, निष्पक्ष व्यापार। अभी वस्तु और सेवा क्या होती है, जैसा कि मैंने आप लोगों को इकोनॉमी के टॉपिक में या विषय में समझाया था कि भारत हो या कोई भी देश हो, वहां पर अगर किसी प्रकार की इकोनॉमी का कोई भी ट्रांजेक्शन होता है या विनिर्माण होता है या उसे एक्सचेंज किया जाता है या कुछ भी किया जाता है, तो उसमें मुख्य तौर पर अहम योगदान वस्तु का ही होता है ना। या तो वस्तु रहेगी या सेवा रहेगा, है ना। वस्तु और सेवा का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है इकोनॉमी में। अगर आपको ये समझना है तो आप मेरे इकोनॉमी के लेक्चर में जाके जो प्लेलिस्ट बनी हुई है उस प्लेलिस्ट में इकोनॉमी में जाकर आपको ये ट्रेड वाला वीडियो देख लेना है। उसमें आपको ये पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा कि वस्तु सेवा किस तरीके से भारत में है और किस तरीके से इसके आधार पर प्राथमिक सेक्टर, द्वितीयक सेक्टर और तृतीयक सेक्टर और अंतिम 2 सेक्टर हैं, चतुर्थ सेक्टर और 5th सेक्टर को किस तरीके से इकोनॉमी में क्लासिफाइड किया गया है। ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो उत्पादक होता है वो प्राथमिक सेक्टर कहलाता है ना। जो सर्विस देते हैं वो द्वितीयक सेक्टर कहलाते हैं, है ना। इंडस्ट्रियल वगैरह है, विनिर्माण है, वो द्वितीयक सेक्टर कहलाता है और जो सर्विस है वो तृतीयक सेक्टर कहलाता है। ठीक है। तो वो हम यहाँ पर चर्चा नहीं करेंगे। तो कुल मिलाकर इसका काम क्या है, निष्पक्ष व्यापार कराना। और निष्पक्ष व्यापार के साथ साथ अगर किसी प्रकार का अगर फायदा देना है किसी भी देश को, है ना, कोई भी प्रकार की सब्सिडी देना है ना, व्यापार के बहुत सारे नए नियम बनाने हैं, है ना, वैश्विक स्तर पर अगर किसी प्रकार की समीक्षा होती है तो उस समीक्षा में जो निर्णय निकल के आता है ना, या फिर किसी प्रकार का फंड प्रदान करना है या किसी प्रकार का किसी एक देश को दूसरे देश के साथ व्यापार करना है और उस व्यापार में कोई रियायत देनी है या कुछ एडवांटेज देना है या कुछ फायदा देना है या कुछ क्राइटेरिया रखना है या कुछ नियम बनाने हैं या कुछ नियम रखने हैं, वो सारी जो चीजें हैं वो सारी चीजें WTO के तहत
लागू की जाती हैं और यही संगठन उनको विभिन्न देशों पर क्या करता है, अप्लाई करता है। ठीक है, तो हम कुछ इसके फैक्ट देखते हैं। जो मुख्य फैक्ट ये है कि ये किस प्रकार से कार्यरत है। तो सबसे पहला जो फैक्ट है इसका वो है घरेलू सब्सिडी की समाप्ति। घरेलू सब्सिडी की समाप्ति मतलब जो किसान वगैरह होते हैं, तो किसानों का जो उत्पाद होता है उस उत्पाद पर ज्यादा से ज्यादा सब्सिडी जो है उसकी क्या की जाए, समाप्ति की जाए, ताकि जो किसानों का जो उत्पादन है, जैसे मान लो अनाज उत्पादित किया तो वो अनाज ज्यादा से ज्यादा क्या हो सके, ट्रांसपोर्ट हो सके, और ट्रांसपोर्ट के साथ साथ दूसरे क्षेत्रों में जाकर आसानी से बिक सके। ठीक है, जैसे अगर इस पर सब्सिडी नहीं दी जाएगी, सब्सिडी समाप्त नहीं की जाएगी, तो इस पर सब्सिडी लगेगी और जो किसान का जो अनाज होगा वो अनाज जब दूसरे देश में जाके बिकेगा तो वो ज्यादा मूल्य पर बिकेगा, ज्यादा कॉस्टली बिकेगा। जब ज्यादा कॉस्टली बिकेगा तो दूसरे देश के लोग अनाज खरीदेंगे नहीं, और जब अनाज खरीदेंगे नहीं तो अनाज गोदाम में पड़ा हुआ सड़ जाएगा या खराब हो जाएगा या उसकी कीमत घटने लगेगी। सीधी सी बात है, डिमांड एंड सप्लाई का जो सिद्धांत है, डिमांड एंड सप्लाई का रूल मैंने आपको समझाया है कि कैसे जब डिमांड बढ़ती है तो उसका मूल्य बढ़ता है। सिंपल सी बात है, अगर विदेश में हमारे देश के अनाज की डिमांड बढ़ेगी, है ना, डिमांड बढ़ेगी, चाय बढ़ेगी, उनको लगेगा कि हाँ भारत से अनाज लेना चाहिए। जब भारत से अनाज लेंगे तो डिमांड बढ़ जाएगी, और जब डिमांड बढ़ेगी तो हमारे भारत से अनाज का क्या होने लगेगा, सप्लाई होने लगेगी। जब सप्लाई होगा तो निश्चित तौर पर उसका कॉस्ट बढ़ जाएगा, और जब कॉस्ट बढ़ जाएगा तो किसानों की आय भी बढ़ेगी, और जब किसानों की आय बढ़ेगी तो किसानों की आय दोगुना हो जाएगी, है ना। दोगुना भी होगी तो नहीं, लेकिन भारत सरकार ने ये निर्णय लिया है कि किसानों की आय को हमें दोगुना करना है। तो दोगुना करने में सबसे अहम योगदान क्या होगा कि एक देश का दूसरे देश से जो व्यापार है, जो ट्रेड है, वो बहुत आसानी से हो सके, जिसमें कृषि क्षेत्र को बहुत अच्छे से रियायत मिल सके, कृषि क्षेत्र को बहुत सारी सहायता मिल सके, जिसमें सबसे एक अहम पार्ट है कि सब्सिडी की समाप्ति की जाए। मतलब किसानों, सब्सिडी से आप ये मान लीजिए कि एक प्रकार से जो किसानों का अनाज है वो एक जगह से दूसरी जगह आसानी से पहुंचे, है ना। जैसे मान लो किसान का अनाज है, आपने अभी सुना होगा कि जैसे किसानों का जो अनाज है वो दूसरे राज्य में अगर नहीं जाता, दूसरे राज्य में अगर नहीं पहुंच पाता, तो वो अनाज जो है वो सस्ता होने लगता है। क्यों सस्ता होने लगता है कि जैसे मान लो मध्य प्रदेश है आपका, मध्य प्रदेश में उदाहरण के तौर पे हम मान लेते हैं कि दाल का उत्पादन बहुत ज्यादा हुआ। जब दाल का उत्पादन बहुत ज्यादा हुआ तो यहाँ जितने लोग हैं सभी लोगों ने दाल परचेस कर ली। जब दाल परचेस कर ली तो फिर कोई दाल को परचेस करेगा क्या? बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि सबके पास पर्याप्त मात्रा में है। जब पर्याप्त मात्रा में है तो वो दाल कोई परचेस नहीं करेगा और उसका मूल्य जो है वो धीरे धीरे कम होने लगेगा, घटने लगेगा, और किसानों को बहुत बड़ा लॉस होगा। लेकिन यही दाल अगर हम दूसरे राज्य में भी आसानी से पहुंचा दें या दूसरे देश में भी आसानी से पहुंचा दें, तो जब वहां पहुंचाएंगे तो इसका क्या होने लगेगा? सप्लाई होने लगेगा। जब सप्लाई होगी तो उसकी क्या है? कॉस्ट भी बढ़ेगी। जब कॉस्ट बढ़ेगी तो किसान को बहुत ज्यादा फायदा होगा। तो इसका मुख्य अहम उद्देश्य है, जब व्यापार होगा, अनाज का व्यापार होगा, तो व्यापार कौन कराएगा? WTO कराएगा, क्योंकि WTO ही क्या है? विश्व व्यापार संगठन है। देखो यहां पर मैंने लिखा भी है कि कृषि जो उत्पाद है उसका सस्ता होना, मतलब उसके सस्ते होने को हमें क्या करना है? रोकना है ना, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा विदेश में वो विक्रय हो सके या किसी दूसरी जगह पर उसका क्या हो सके? सेल हो सके। दूसरा है उद्योगों को संरक्षण एवं सब्सिडी का विरोध, है ना। उद्योगों को जो संरक्षण दिया जाता है वो थोड़ा सा कम दिया जाए, क्योंकि उद्योगों पर अगर संरक्षण दिया जाएगा या उनको सब्सिडी उन पर भी सब्सिडी लगाई जाएगी तो उनकी वस्तुएं क्या होंगी? कॉस्टली हो जाएंगी। जब कॉस्टली होंगी तो कहीं ना कहीं उसमें भी समस्या आएगी और उनकी जो वस्तु है वो आसानी से सेल नहीं हो पाएगी। मान लो उदाहरण के तौर पर किसी वस्तु को भारत में बनाया गया और उसको अगर विदेश में बेचना है, तो अगर वो कॉस्टली होगी तो विदेश वाला क्यों खरीदेगा? और अगर वो सस्ती है तो हर कोई खरीदेगा। जैसे भारत में देखा होगा कि हर एक सेक्टर में आपको चाइना का माल मिलेगा, चाइना का माल आपको मिलेगा, और चाइना का माल बहुतायत से बिकता भी है। बहुत सारी चाइनीज कंपनी हमारे भारत से ज्यादा हैं। क्यों है? क्योंकि वो उतने ही पैसों में उच्च गुणवत्ता युक्त चीजों को प्रदान कर देती है, इसलिए उसकी सेलिंग क्या है? ज्यादा है। दूसरे देश जैसे आपने देखा होगा कि अमेरिका की कोई कंपनी का आपको ज्यादा करके मोबाइल नहीं मिलेगा, जर्मनी का मोबाइल नहीं मिलेगा, फिनलैंड का मोबाइल नहीं मिलेगा, यूरोपियन कंपनी का मोबाइल नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि उनका मोबाइल कॉस्टली होता है, लैपटॉप कॉस्टली होता है, किसी भी हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की बात करें तो वो कॉस्टली होती है। जब कॉस्टली होती है तो उसका जो सेल है वो भारत में नहीं हो पाता, लेकिन चाइना का होता है, क्योंकि चाइना सस्ते पर देता है। तो वही जो सब्सिडी है उसका विरोध इसमें किया जाता है, ताकि जो ट्रेड है वो आसानी से एक देश से दूसरे देश में हो सके। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं गैर कृषि बाजार संबंधित विवाद, है ना। अगर कृषि के व्यापार में किसी भी प्रकार का भेदभाव है,
है ना, भेदभाव है। जैसे मान लो भेदभाव को मैं सामान्य एग्जाम्पल से आपको समझाऊं कि किसी भी प्रकार का नियम लागू किया WTO ने, और वो WTO का जो नियम है वो केवल एक अनाज पर लागू हो और एक अनाज पर लागू ना हो। जैसे मान लो गेहूं पर उसको लागू कर दिया और चावल पर उसको लागू नहीं किया, तो कहीं ना कहीं जो लोग चावल उगाते हैं, जो लोग चावल बहुलता वाले क्षेत्र हैं, वो लोगों को क्या हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा, और जहां गेहूं होता है उन लोगों को फायदा हो जाएगा। तो इस प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। अगर कृषि क्षेत्र है या कृषि के अलावा कोई भी क्षेत्र है, तो किसी भी क्षेत्र में हमको भेदभाव नहीं करना। नियम बनाना है तो सभी पर बराबर, नहीं तो नहीं बनाना है। ये WTO का क्या है, मुख्य उद्देश्य है, ताकि जो व्यापार है वो आसानी से अच्छा हो सके, सभी जगह बराबर हो सके, किसी भी प्रकार के भेदभाव को लेकर किसी भी एक पर्टिकुलर क्षेत्र को नुकसान ना हो। ये उसका अहम मुख्य उद्देश्य होता है। अब इसी WTO का कुछ प्रभाव भारत पे भी होता है, क्योंकि जो 166 देश हैं उनमें से एक भारत भी है। तो सभी देशों को हमें ज्यादा समझने की जरूरत नहीं होती। मुख्य तौर पर आपको मेंस में या किसी भी एग्जाम में भारत का जो अहम योगदान है उसके बारे में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो भारत के प्रभाव को मैं आपको समझाता हूं। एक निर्णय लिया गया था जिसको बॉली पैकेज कहा जाता है ना। तो बॉली पैकेज के आधार पर सदस्य देशों को जो सब्सिडी प्रदान की जाती है वो बिना किसी दंडात्मक कार्यवाही के दे दी। मतलब किसी प्रकार का उनको दंड नहीं देना चाहिए। दंड का मतलब, दंड में मुख्य तौर पर उद्योगों में या किसी भी व्यापारिक क्षेत्र में जुर्माना होता है ना। दंड में जुर्माना भी आता है और सजा भी आती है। तो पहले जुर्माना लगता है। जुर्माना मतलब पैसा देना। जब किसी भी प्रकार का कोई भी सर्विस सेक्टर या कोई भी उद्योग जब पैसा देता है तो उसमें भारी नुकसान होता है और वो उद्योग या धंधा बंद होने के कगार पे आ जाता है। तो इसका यहाँ पर क्या किया गया, विरोध किया गया। भारत सहित अन्य देश जो है वो न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसानों से अनाज खरीदेंगे, है ना। ये सबसे अहम योगदान है। ये आप बहुत अच्छे से सुनते होंगे। न्यूनतम समर्थन मूल्य, न्यूनतम समर्थन मूल्य ये किसानों के लिए बनाया गया है और ये लगभग सभी लोग जानते हैं। इसमें क्या होता है कि एक न्यूनतम मूल्य निर्धारित कर दिया जाता है कि भाई मान लो जैसे गेहूं है, गेहूं 1925 रुपए का बिकेगा, मतलब बिकेगा। इससे कम कोई नहीं खरीद सकता। अगर कोई खरीदता है तो आप वहां मत बेचिए, आप भारत सरकार को बेचिए। भारत सरकार उतने कॉस्ट पर उसको खरीदेगा और आपको क्या हो जाएगा, फायदा हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य इसलिए रखा कि किसी भी प्रकार से, कोई भी दृष्टिकोण से किसान को नुकसान ना हो, किसान को हानि ना हो, किसान लॉस में ना जाए, ताकि उसका जो उद्योग है, ताकि जो उसका कारोबार है वो आसानी से बना रहे। जब ऐसा होगा तो आपको पता है कि भारत कृषि प्रधान देश है। भारत में 60 से 70% कृषि होती है और लगभग बहुत सारी जो जनसंख्या है वो किसान है और बहुत सारा जो किसानी क्षेत्र है वो सारा कुछ एग्रीकल्चर सेक्टर पर डिपेंड है, निर्धारित है। और इसी कारण अगर हम भारत के कृषि क्षेत्र में कोई भी अहम योगदान लेते हैं तो कहीं ना कहीं वो भारतीय इकोनॉमी या इंडियन इकोनॉमी या भारतीय अर्थव्यवस्था को क्या देगा, मजबूती देगा। क्योंकि हम अभी विकासशील स्थिति में हैं और विकासशील से विकसित जाने के लिए हमें सबसे अहम जो जोर है वो एग्रीकल्चर सेक्टर पर देना होगा, कृषि क्षेत्र पर देना होगा, ताकि भारत कृषि प्रधान देश से एक अच्छा देश बन सके और विकसित देश में सम्मिलित हो सके। और हम बात करें WTO के अन्य कार्य जो हैं उसमें यही है, WTO के जो अन्य अनेक कार्य हैं उसमें व्यापार विवाद को सफल निपटान करना। अगर किसी प्रकार से व्यापार को लेकर विवाद हो जाता है किन्हीं भी दो देशों के बीच तो उसको आसानी से निपटा देना। जैसे अभी आपने देखा होगा कि भारत और पाकिस्तान के बीच में एक नियम लागू था, मोस्ट फेवर्ड नेशन अवार्ड। उसमें क्या होता है कि मोस्ट फेवर्ड नेशन अवार्ड में एक हम, नेशन का मतलब होता है राष्ट्र, नेशन का मतलब क्या होता है, राष्ट्र, और फेवरेट का मतलब क्या होता है, मतलब पसंदीदा, है ना। तो कोई भी देश अपना एक राष्ट्र निर्धारित कर सकता है कि भाई हमारा एक पसंदीदा देश है, पसंदीदा राष्ट्र है, और उससे बहुत सारी रियायत दे सकता है। मतलब टैक्स में छूट दे सकता है, अपने मालों को बड़े उचित मूल्य पर आसानी से वहां बेचा जा सकता है, ट्रांसपोर्ट में बहुत सारी सुविधा दे सकता है, इंटरनेशनल जो बॉर्डर होती है वहां से निकलने में रियायत दे सकता है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जो एक देश को हम दे देते हैं। तो हमने पाकिस्तान से अभी छीन लिया है। पाकिस्तान ने पुलवामा अटैक किया था और हमने उससे मोस्ट फेवर्ड नेशन अवार्ड का
अवार्ड को छीन लिया था, जिससे वो सारी चीजें वहां पर जो पाकिस्तान में जाके बिकती हैं भारत की, वो बहुत सारी महंगी हो गई, कॉस्टली हो गई और लगभग 200% अधिक उनकी कीमत हो गई। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। तो व्यापार का निपटान करना मतलब किसी भी प्रकार का विरोध हो जाए, जैसे गांव में कोई विरोध हो जाता है तो उसको सरपंच निपटान करता है, तो वैसे ही देश स्तर पर अगर किसी प्रकार का विरोधाभास व्यापार को लेकर होता है तो उसका निपटान डब्ल्यूटीओ करता है। नेक्स्ट, व्यापार के जो नियम हैं, किसी प्रकार के नियम हो, सारे व्यापार के नियम वैश्विक स्तर पर कौन बनाता है? डब्ल्यूटीओ बनाता है। वैश्विक व्यापार नीति की समीक्षा सुविधा इसी के द्वारा दी जाती है। और व्यापार को किस तरीके से आसान बनाया जाए, है ना, वैश्विक स्तर पर जितनी भी समीक्षाएं होती हैं, जितने भी निर्णय लिए जाते हैं, जितने भी नियम बनाए जाते हैं, कानून बनाए जाते हैं, जितने भी अवार्ड दिए जाते हैं, वो सारे वैश्विक स्तर पर डब्ल्यूटीओ के आधार पर दिए जाते हैं। और इसका अहम उद्देश्य केवल और केवल यही होता है कि व्यापार को आसान से आसान बनाया जा सके, ताकि छोटे से छोटा व्यक्ति भी एक व्यापार में शामिल हो सके या किसी प्रकार का व्यापार कर सके और वो अपने देश के विकास में, अपनी अर्थव्यवस्था के विकास में एक अहम योगदान दे सके। तो आई होप यहां तक आपको समझ में आया होगा। जैसे आपने देखा होगा जीआई टैग। जीआई टैग क्या है? जीआई टैग आपने बहुत सुना होगा कि भारत में इस चीज को मिला है ना, इस चीज को दिया गया है। तो जीआई का मतलब होता है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, इसे इंग्लिश में ज्योग्राफिकल इंडिकेशन कहा जाता है और हिंदी में इसे भौगोलिक संकेतक कहा जाता है। इस टैग को हम किसी भी वस्तु को देते हैं, इस टैग को हम किसी भी वस्तु को देते हैं। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा हम इसे क्यों देते हैं? इसको हम इसलिए देते हैं ताकि जो वस्तु है उसकी हमें क्या बेहतर क्वालिटी पता चल सके, बेहतर क्वालिटी पता चल सके। अभी बेहतर क्वालिटी कैसे पता चलेगी? इस टैग के माध्यम से, इस टैग के माध्यम से। अब आप कहेंगे कैसे माध्यम से? तो मैं आपको बहुत ही सिंपल और आसान एग्जांपल से समझाता हूं, है ना। आपने सुना होगा आईएसआई मार्क, है ना, हॉलमार्क सुना होगा, एग मार्क सुना होगा, हॉलमार्क का सोना सुना होगा। तो जैसे ही हॉलमार्क का सोना आप लेते हैं, आपको पता चल जाता है कि भाई ये सोना कैसा है, उच्च क्वालिटी का है। किसी वस्तु में अगर आईएसआई मार्क लगा है तो आप समझ जाते हैं कि हाँ भाई, अगर इसमें आईएसआई मार्क लगा है तो ये वस्तु कैसी है? नकली नहीं है, बल्कि उच्च क्वालिटी की है, उच्च गुणवत्ता युक्त है। तो वैसे ही अधिकांश तौर पर खाद्य पदार्थों के लिए जीआई टैग लागू किया है। अब तो ये वैसे बहुत सारी चीजों पर भी और भी लागू होने लगा, लेकिन खाद्य सामग्री इसमें मुख्य अहम पार्ट था, लेकिन अभी बहुत सारी चीजों पर लागू हो रहा है। ज्योग्राफिकल क्या है? ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, इसको दिया जाता है किसी वस्तु को, और उससे ये पता चल जाता है कि जिस वस्तु को ये दिया है और जहां की वस्तु को दिया है, जिस वस्तु को दिया है, देखो वस्तु जो है वही वस्तु देश के विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादित होती है। देश के विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादित होती है, किसी भी राज्य में, किसी भी देश में, किसी भी कस्बे में, किसी भी नगर में, अलग अलग जगह उत्पादित होती है। क्योंकि एक वस्तु, जैसे मान लो मैं बात करूं आम, तो आम क्या भारत में कहीं एक ही जगह होता है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। भारत में बहुत सारी जगह आम होता है, लेकिन कहां होता है? तो कोई वस्तु और उसका स्थान, उसके आधार पर जीआई टैग दिया जाता है। और इससे ये पता चल जाता है कि उस क्षेत्र का जो आम है, उसकी ये प्रजाति सबसे नंबर 1 है। क्या है? नंबर 1 है। ये किसने निर्धारित कर दिया? डब्ल्यूटीओ ने निर्धारित कर दिया। तो मतलब ये है वैश्विक स्तर पर या किसी भी स्तर पर किसी वस्तु की टॉप क्वालिटी को लोगों तक पहुंचाया जाए। अब आपके मन में ये आ रहा होगा कि क्यों पहुंचाया जाए? अब भाई, अगर व्यक्ति को पता चलेगा कि ये आम नंबर 1 क्वालिटी का है तो व्यक्ति क्या करेंगे? उसे ज्यादा से ज्यादा खरीदेंगे, बल्कि देश के सभी कोनों से जाकर वहां पर जाकर उस चीज को खरीदेंगे। क्यों खरीदेंगे? क्योंकि जीआई टैग दिया। तो ये टैग देने का जो टैग इसलिए दिया जाता है जिससे क्या हो कि ज्यादा से ज्यादा उस चीज की सेलिंग हो सके और व्यापार बढ़ सके। जब व्यापार बढ़ेगा तो भारत की इकोनॉमी भी बढ़ेगी, जिससे भारत भी विकसित हो सकेगा। तो ये अहम योगदान होता है। तो आपको पता होगा कि जीआई टैग भारत को बहुत सारी चीजों में दिया गया। भारत में जैसे देखो आम की बात करें तो जर्दालू आम, है ना, जर्दालू आम को दिया गया है। देखा होगा आप लोगों ने, सबसे पहले दार्जिलिंग को दिया गया था। दार्जिलिंग में जो चाय होती है, देखो चाय तो असम में भी होती है,
चाय असम में भी होती है और असम में सर्वाधिक चाय होती है, लेकिन दार्जिलिंग की जो चाय है वो उच्च क्वालिटी की चाय है। तो दार्जिलिंग की चाय को दिया गया, रसगुल्ला को भी दिया गया था, है ना, बंगाल के जो रसगुल्ला हैं उनको भी दिया गया था। अभी फिलहाल में सिरसी सुपारी को दिया गया है, सिरसी सुपारी को दिया गया है। बिहार का जो मगही पान है, बिहार के मगही पान को जीआई टैग दिया गया है ना। मुजफ्फरपुर की लीची, मुजफ्फरपुर की लीची को जीआई टैग दिया गया है। हमारे अगर मध्य प्रदेश में हम बात करें तो मध्य प्रदेश में रतलामी सेब, है ना, सेब कौन सा, ये एप्पल नहीं, वो वाला सेब जो बेसन का सेब बनता है ना, नमकीन वाला, तो रतलाम का जो सेब है वो नंबर 1 सेब होता है, तो रतलामी सेब को जीआई टैग दिया गया है ना। एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, कड़कनाथ, कड़कनाथ मुर्गा, कड़कनाथ जो मुर्गा है उसकी जो प्रजाति है उस प्रजाति का नाम है कड़कनाथ। तो कड़कनाथ जो मुर्गा है वो झाबुआ का है और ऐसा माना जाता है कि इसमें बहुत सारा मीट निकलता है और वो मीट नंबर 1 क्वालिटी का होता है, तो कड़कनाथ मुर्गे को दिया गया है। तो ऐसे बहुत सारे, है ना, नासिक, नासिक में भी दिया गया है किसी भी चीज को, मुझे अभी थोड़ा सा उसका नाम याद नहीं आ रहा। तो ऐसे भारत में बहुत सारी चीजें हैं, उन सभी को क्या दिया है, जीआई टैग दिया है, ताकि व्यापार हो सके और डब्ल्यूटीओ अपना अहम योगदान विकास के क्षेत्र में दे सके। तो आई होप डब्ल्यूटीओ की बहुत सारी चीजों को आपने आज समझा होगा। अब क्या करना है, वनडे एग्जाम में जो है वो आपसे सीधा पूछ लिया जाएगा कि वनडे एग्जाम में कैसे पूछेगा कि डब्ल्यूटीओ का फुल फॉर्म क्या है, डब्ल्यूटीओ में कितने देश हैं, डब्ल्यूटीओ की कब स्थापना हुई, यह कैसा संगठन है, बहुपक्षीय, एक पक्षीय, द्विपक्षीय, इनमें से कोई नहीं। तो वहां पर आपको केवल टिक करना है। 3 नंबर में पूछेगा, 3 फैक्ट लिखना है। नंबर 1 इसका फुल फॉर्म ये है, नंबर 2 इसकी स्थापना ये हुई, नंबर 3 इसमें इतने सदस्य हैं। 6 नंबर में पूछे आपको डिटेल से लिखना है, डिटेल से लिखना है, लेकिन उतना ही लिखना है जितना एक पेज में बन सके। लगभग एक तरफ का जो मैंने आपको बताया था उतना एक पेज में बन जाएगा। और अगर आपसे 15 नंबर में पूछे तो आपको इस पूरा उठा के डिटेल में लिखना है और पॉइंटों को बना के थोड़ा उनका थोड़ा सा व्याख्यान भी कर देना है, जिससे आपको पूरा 2 से 3 पेज तक ये आंसर पहुंच जाएगा और आपके 15 नंबर का ये क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। तो आई होप आज के लेक्चर में आपको ये पूरा समझ में आया होगा। आज के इस लेक्चर में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।